उसका धीरे धीरे कम प्रयोग करें तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी मात्रा में हम केमिकल्स अपने भूजल में जाने की कोशिश कर सकते हैं। और इस दिशा में राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो ऑर्गेनिक खेती या जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग इस तरह की कुछ योजनाएं चला रखी हैं जिससे कि केमिकल का कम से कम यूज हो। और अभी लेटेस्ट जो ट्रेंड किसानों की तरफ भी चल रहा है वो एक तरह से जैसे बायो फर्टिलाइजर्स है और बायो बेस्ड जो प्रोडक्ट्स है जो काम में लेते हैं तो वो रिप्लेस कर रहे हैं धीरे धीरे केमिकल्स को। और इसको अगर बृहत स्तर पे काम में लेंगे तो डेफिनेटली इस पे फर्क पड़ेगा। इसके साथ में मेरे ख्याल से दूसरा डिपार्टमेंट हमारे प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड वगैरह है, ये डेफिनेटली काम कर रहे होंगे, इसकी मैं ज़्यादा शेयर नहीं कर सकता। हाँ जी हाँ। एक सर आज जब हमने कार्यक्रम शुरू किया था तो उस समय एक किसान हमारे साथ जुड़े थे, पिलानी से आए थे वो, और वो ड्राईलैंड फार्मिंग जिसे हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं वो करते हैं, सरसों का वो खेती कर रहे हैं। और उसमें वो कहते हैं कि मैंने पिछले 3 साल से सिंचाई को बिल्कुल कम कर दिया है। तो क्या ये जो ड्राईलैंड फार्मिंग वाली जो चीज़ें हैं ये किसानों को थोड़ा सा और नहीं सिखानी चाहिए, क्योंकि जिससे कि जो ज़मीन की मृदा की नमी है वो उसी में बनी रहे और लोग कम पानी की यूज़ करें? बिल्कुल, ये अगली तकनीक जो मोटे रूप से हम लोग या हमारे काश्तकार जानते भी हैं, लेकिन उसको प्रायोगिक तौर पे या रेगुलर फार्मिंग के अंदर लाना, जैसे जितना मॉइस्चर है अपनी ज़मीन में उसको मेंटेन करना, चाहे वो एक मल्चिंग तकनीक बोलते हैं, प्लास्टिक मल्च एक अलग चीज़ है, लेकिन इसके साथ साथ अपने जो खेती में बायो प्रोडक्ट्स हैं उससे भी अपन मल्चिंग तैयार कर सकते हैं। और कुछ तकनीक ऐसी हैं जिससे कि वो जल का संचय, जड़ क्षेत्र प्रभावी जड़ क्षेत्र है फसलों का, उसमें जल संचित रह सके और रेगुलर उसी से प्रोडक्शन ले सके, तो डेफिनेटली इस तरह का किया जा सकता है। और इसको बढ़ावा देने की भी ज़रूरत है। मल्चिंग तकनीक है, इसको तो राज्य सरकार भी कई कार्यक्रम में डिपार्टमेंट भी बढ़ावा दे रहा है, प्रोत्साहन राशि भी देता है इसमें किसानों को। लेकिन हाँ, इस तरह की तकनीक है जैसे आपने बताया, जिस किसान साथी ने ये साझा करी, इस तरह का जो सक्सेस स्टोरी है, सफलता की कहानियां हैं, ये राज्य सरकार स्तर पे भी और किसानों में दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो दूसरे हितग्राही हैं, ये भी आगे से आगे इस तरह की सक्सेस स्टोरीज आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरह की तकनीक है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा किसान यूज कर सकते हैं और वो निश्चित रूप से फायदेमंद होगा राज्य के लिए, पूरे राज्य के लिए, देश के लिए। इस तरह का मैसेज जाना ही चाहिए सारे स्टेक होल्डर्स के पास में। जी हाँ, बिल्कुल। जैसा कि मैंने बताया कि आज हमारे पास कई तरह के लोग आए, लोहरवाड़ा एक गांव है, वहाँ के एक विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर आए, उन्होंने अपने गांव के जितने भी नदी नाले थे उन सबको एक करके और कुएं में मिला दिया और 3 साल में वाटर लेवल वहाँ पर अप हो गया, कि 3 साल में उन्होंने खूब पानी, बरसात का सारा पानी वहाँ गया। तो इस तरह की जब चीज़ें होंगी और लोग स्वफूर्त खुद मोटिवेट होकर जब ये काम करेंगे तो ये चीज़ें हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, मैं एक बात और आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये बिल्कुल एक आम आदमी वाला सवाल है। जैसे नदियाँ जाकर समंदर में मिलती हैं और पानी वो खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है, नदी जाके वहाँ मिलती हैं, तो क्या हम समंदर के पानी को रिसाइकिल करके या कुछ इस तरीके से बदल सकते हैं जिससे कि वो खेती में काम आए? देखिएगा, कुछ देश इसमें बहुत अग्रणी है। जैसे मैं इजराइल की बात करूं, वहाँ की जो कंडीशन है वो राजस्थान से भी ज़्यादा प्रतिकूल है पानी के मामले में। सिर्फ नॉर्थ इजराइल है, वहाँ पर कुछ उनके पास नेचुरल अच्छा जल उपलब्ध है, बाकी डिसैलिनेशन बोलते हैं। तो समुद्र के पानी में बहुत ज़्यादा साल्ट है, उस साल्ट को हटा के एक तरह से अपने जो काम में लेने योग्य पानी, तो डिसैलिनेशन तकनीक है वो आज के दिन काफ़ी महंगी पड़ती है और उसमें काफ़ी ऊर्जा की भी ज़रूरत पड़ती है। काफ़ी इसके प्लांट्स हैं, उनकी भी इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन हाँ, ये पॉसिबल है कि समुद्र का पानी है उसको भी पीने योग्य और खेती करने योग्य बनाया जा सकता है। और एक ये सोर्स है जिसके माध्यम से फ्यूचर में हम जल का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ में दूसरी चीज़ मैं बताऊं, जो कि वही देश बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहा है, जो सीवरेज का वाटर है, उनको इतना ब्यूटीफुली वो करते हैं कि किसी भी, वो जैसे आपने अभी फरमाया
कि केमिकल्स बहुत ज़्यादा जाते हैं। जी। तो जितना सीवरेज का पानी है वो हमारे यहाँ पर अभी तक भी ट्रेंड ये है कि सीवरेज का पानी कहीं कहीं जाके और नीचे भूजल को रिचार्ज करेगा जी। बिना किसी ट्रीटमेंट के। जी। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, एक बूंद भी पानी जब तक ट्रीट नहीं करेंगे उससे पहले उसको नहीं जाने देंगे नीचे जमीन में। अच्छा। तो जैसे मान लीजिएगा जयपुर का पानी है, वो सारा का सारा पानी यहाँ से 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर जाके किसी झील में पूरा का पूरा जाने देंगे, एक बूंद भी सीधा नहीं जाने देंगे। अनट्रीटेड सीवरेज वाटर वहां पर ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट करने के बाद में उसका रिसाइकल्ड वाटर है वो पाइपों के माध्यम से वापस कृषि या जो उद्यान वगैरह दूसरे पार्ट है जहाँ पर काम में लिया जा सकता है और सीधे से उसका फर्क नहीं पड़े, तो वो उसको पूरी तरह से काम में लेते हैं, जिससे कि वो रिसाइकल्ड वाटर है उसका पूरा सदुपयोग हो सके और वो केमिकल्स वगैरह है वो नीचे जाके अपने ग्राउंड वाटर को दूषित नहीं कर सके। तो एक ये विकल्प भी बहुत बड़ा विकल्प है, क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट है अपन जल का वो सीवरेज में जाके वापस ग्राउंड वाटर में चला जाता है और वो कहीं न कहीं कंटामिनेटेड होता है, दूषित होता है केमिकल से। तो ये भी अपने को साथ साथ में आने वाले टाइम में करने की जरूरत रहेगी। जी। और कोई ऐसा चीज़ जो कि हम मिस कर रहे हो कि जो जल संरक्षण में किसान कर सकते हैं और आप बताना चाहते हो? हाँ जी, देखिएगा मैंने अभी बात कर रहा था तकनीक जिससे कि जल दक्षता बढ़ सके कृषि क्षेत्र में। इससे अगली पीढ़ी के जो तकनीक है वो है ऑटोमेशन तकनीक। जी। आप देखिएगा जैसे अपने जीवन के हर क्षेत्र में तकनीक से बहुत जल्दी आ रही हैं और उसका फ़ायदा ले रहे हैं, उसी तरह से कृषि क्षेत्र में भी जैसे जितना भी ये तकनीक है, स्प्रिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर, माइक्रो स्प्रिंकलर, ड्रिप, ये सारे हैं अभी मैनुअली लोग बाग काम में लेते हैं। जिस दिन इसको ऑटोमेशन मोड में डाल देंगे तो डेफिनेटली जितनी देर जिस फसल में अलग अलग फसल की अवस्था के अनुसार जल की मांग अलग अलग होती है। तो छोटी फसल में कम है, जो फसल बढ़ती जाती है तो वहाँ जल मांग बढ़ती जाती है। ऑटोमेशन तकनीक में ऐसी विधा है कि जल अलग अलग फसल की अवस्थाओं या अलग अलग तरह की फसल है उनमें जल मांग के अनुसार जब और जिस तकनीक से जितना पानी जाना है उतना कैलकुलेटेड वे में जाता है, तो न ज़्यादा जाएगा न कम जाएगा। और हमारे केसेज में ज़्यादातर ज़्यादा ही जाता है। मान लीजिएगा अब आज के दिन बिजली 5.5 घंटे मिलती है किसान को, स्प्रिंकलर है या ड्रिप है या मिनी स्प्रिंकलर है। क्योंकि इसमें पहले तो क्यारियों से पानी देते थे तो लेबर की जरूरत पड़ती थी, यहाँ लेबर की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए एक बार बटन दबाना है, मोटर चलती जा रही है। चलाना है अपने को, उस फसल में आधे घंटे चल रहा है 5.5 घंटे, तो 5 घंटे तक लगातार तो जल गया, उसका नुकसान सीधे से अपने जल संसाधन का होगा। तो उसके बजाय अगर ऑटोमेशन होगा तो वो आधे घंटे चलना है तो हर दिन आधे घंटे चलना है, या एक सप्ताह में आधे घंटे चलना है तो उतना ही चलाएगा। मशीन वहां पर अपन आदमी के मैन इंटरवेंशन नहीं रहेगा, मशीन का इंटरवेंशन हो जाएगा, तो उससे जरूरत के मुताबिक जाएगा। इसके साथ में कुछ इसको सिनर्जेटिक टेक्निक है, फर्टिगेशन वगैरह है, तो एक एक बूंद का ज़्यादा से ज़्यादा अपने को प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन की क्वालिटी बढ़ानी है, तो इस तरह से न्यूट्रिएंट भी वाटर के साथ अपन दे सकते हैं। और उससे अगली टेक्निक है जिसको AI बेस्ड एडवाइजरीज बोलते हैं या कृत्रिम बुद्धिमत्ता। एक हर क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता अपने मोबाइल में भी आ रही है, अपने टीवी में भी आ रही, हर जगह आ रही है। तो ये AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका उपयोग करके हम वृहत स्तर पे हर काश्तकार है उस तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं और ये एजुकेशन पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं कि कौन सी तकनीक से आप काम कर रहे हैं, कौन सी फसल पे काम कर रहे हैं, किस अवस्था में और कौन से सीजन में काम कर रहे हैं, तो आपको इतने जल की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो एक सटीक अनुमान होगा कि इतना जल ही जाना चाहिए, नहीं इससे ज़्यादा हो नहीं इससे कम हो। तो इस तकनीक से हमारा डिपार्टमेंट भी प्रयास कर रहा है कि इस तकनीक को राज्य सरकार ने अभी ये चीज़ संज्ञान में आने के बाद में इसी साल से इस तरह की तकनीक शुरू करने की कोशिश करी है। करीब 8,000 किसानों को एक बार जोड़ के पायलट
बेसिस पे ये शुरू करेंगे। लेकिन ये एक छोटी सी शुरुआत है, जी। अगर इसका सफल परिणाम रहे तो पूरे राज्य के किसानों को इस तरह की चीज़ों से जोड़ते हैं तो पूरे के पूरे किसान एकदम जो जल का प्रबंधन है वो सटीक तरीके से करेंगे, दक्षता बढ़ेगी और हर बूंद से ज़्यादा प्रोडक्शन आ सकेगा। तो ये एक तकनीक भी इस तरह की जो आने वाले टाइम में अगले मेरे ख्याल से 5 साल में इसका बहुत लार्ज स्केल पे इसका क्या बोलते हैं रेप्लिकेशन होने की संभावना है, या डेफिनेटली राज्य सरकार का जिस तरह से इंटेंशन है तो इसको होगा ज़रूर। तो ये ऐसी तकनीक है जिनको हम डे टू डे या आने वाले टाइम के लिए अभी से तैयार होके और उन काश्तकारों को उस चीज़ के लिए तैयार करना है। तो कृषि क्षेत्र में जल का प्रबंधन है वो बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा कि अगर हमें भविष्य के खतरों का भान अभी हो गया है तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके किसी भी तरीके से हम कोशिश करें कि पानी को ज़्यादा से ज़्यादा बचाएं, क्योंकि पानी को बनाया तो जा नहीं सकता, इसलिए उसे बचाया ही जा सकता है। और इसके लिए आपने बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ जो अभी नई आने वाली हैं और बहुत सारी तकनीक जो पहले से हैं उन दोनों के बारे में आपने डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी बातें हमें बताई। आपने जल संरक्षण का जो टॉपिक जो कि सुबह से हम इसमें कर रहे थे पर उसको जो फाइनल टच दिया वो आपने दिया, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ के लिए। फिर मैं चाहूँगा एक बार हमारे किसान भाइयों के लिए एक संदेश आप अपडेट इंडिया के माध्यम से दें। हाँ, मैं आज जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स जुड़े हुए विशेष करके किसान साथी जो जुड़े हुए हैं उनको मैं विशेष बात ये कहना चाहूँगा कि हमारे राज्य में जल संसाधन की कमी है और कृषि क्षेत्र में हम सबसे ज़्यादा जल का उपयोग कर रहे हैं जी। तो कोई भी काश्तकार राजस्थान में ऐसा नहीं हो कि वो फ्लडिंग से खेती करे जी। तो सबसे पहले हमें आधुनिक तकनीक है जिसमें स्प्रिंकलर से लेके ड्रिप तक, और मैं तो ये कहूँगा बूंद बूंद सिंचाई को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाई। और इसके साथ साथ में जल प्रबंधन का पूरी तरह से हमें ये नॉलेज रहना चाहिए, कहीं भी आपको ट्रेनिंग या डिपार्टमेंट के माध्यम से लेके कि हर बूंद से हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लें और गुणवत्ता है उत्पादन की वो भी अच्छी लें। तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियों के लिए हम जल बचाएंगे और एक सीमित जल से ज़्यादा एरिया कवर कर सकेंगे। यही मेरा आप सब लोगों से आग्रह है। जितनी जल बचत की तकनीक है वो हमें अपनानी ही होंगी, ये मेरा आप लोगों से आग्रह है। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार सर आपका कि आप हमारे एक छोटे से बुलावे पर यहाँ आए और हमारी इस मुहिम में आपने सहयोग दिया। हम आपको बार बार इसी तरीके से बुलाते रहेंगे, हम बार बार इस मुहिम को चलाते रहेंगे। अखंड संवाद केवल 24 घंटे का नहीं है, अखंड संवाद अब आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि बात निकलेगी तो सिर्फ संवाद से निकलेगी। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन 5300 लोगों को जो कि अब तक इस कार्यक्रम की यूट्यूब वीडियो को लाइक कर चुके हैं, और उन 1700 से 2000 लोगों का जो कि पिछले 2 बजे से लेकर अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं, हमें लगातार ऊर्जा दे रहे हैं, हमें लगातार प्रोत्साहित कर रहे हैं, लगातार अपना स्नेह और आशीर्वाद हमारे साथ बनाए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, और अब इस समय पर जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हमारे 8वें घंटे की तरफ प्रवेश कर चुके हैं और केवल 17 घंटे और बाकी हैं 17 से 18 में जाने के लिए। 17 जनवरी से 18 जनवरी में जाने के लिए हमें सिर्फ 17 घंटे बाकी हैं कि हम 24 घंटे का हमारा मिशन पूरा कर लें। अभी का जो माइलस्टोन है उसके लिए मैं आप सब लोगों को, जो दर्शक हैं उन लोगों को तो धन्यवाद देता ही हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ उस टीम को जो कि इस समय पर स्टूडियो के बाहर खड़ी होकर, बाहर रहकर इस टेलीकास्ट को आप तक पहुँचा रहे हैं, उन मेहमानों का जो कि लगातार हमारे पास एक के बाद एक ऑफिस में पहुंच रहे हैं और एक के बाद एक हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और उन लोगों का जो कि लगातार इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। जी हाँ, कार्यक्रम के नियम के अनुसार अब कुछ देर के लिए, सिर्फ कुछ देर के लिए मैं एक बार आप लोगों से बात करना चाहूँगा। वो ये कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 24 घंटे का ये कार्यक्रम है, कुछ नेचुरल कॉल्स होती हैं, उसके बाद मैं आपसे फिर संपर्क करता हूँ, लेकिन आपको कहीं जाना नहीं है क्योंकि ये ब्रेक सिर्फ 2 या 3 मिनट का रहेगा, और इस 2 या 3 मिनट के ब्रेक में आप लोग आराम से हमारे साथ बने रहें, क्योंकि अभी तक और भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स आने बाकी हैं, बहुत सारे रोचक किसान आने बाकी हैं, बहुत सारी सक्सेस स्टोरी
स्टोरीज आनी बाकी है और पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई। कल 24 घंटे तक यानी कि कल 2 बजे तक लगातार हम इसी प्रकार आपसे बात करते रहेंगे। आप हमें देखते रहिए, हम आपको देखते रहेंगे, आप हमें लाइक्स करते रहिए, हम आपको लाइक्स करते रहेंगे और हमारा यह अखंड संवाद ठीक इसी प्रकार चलता रहेगा। आपके भोजन की थाली में जहर है, ये जहर आपको अंदर से बीमार कर रहा है, आने वाली पीढ़ी को विकलांग कर रहा है। खेती में होते रसायनों के अंधाधुंध प्रयोग ने आपकी थाली को यमदूत बना दिया है। आइए इन रसायनों के खिलाफ एक युद्ध का आगाज करें। आइए प्राकृतिक खेती की बुलंद आवाज करें। प्राकृतिक खेती को समर्पित देश का पहला सबसे बड़ा अखंड संवाद, देश के स्वास्थ्य के लिए, आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा के लिए 24 घंटे लगातार अखंड संवाद सुनील सुशीला शर्मा के साथ केवल अपडेट इंडिया पर। Powered by Disha Organic and Science Tech Industries in association with भारतीय जैविक किसान उत्पादक संघ और अखिल भारतीय गौशाला सहयोग परिषद। सोचिए, जिस देश में दूध और दही की नदियां बहती थी, वहां अब पानी भी 20 रुपए लीटर में बिक रहा। जिस देश में नदियों को पूजा जाता है, माता का दर्जा दिया जाता है, उसी देश में अब नदियां लुप्त होती जा रही, सूखती जा रही, या वो इतनी गंदी होती जा रही कि उनका पानी पीने योग्य नहीं रहा। सत्य है लेकिन कड़वा है। जहां जिन्हें हम हिंदुस्तानी भगवान का दर्जा दे देते हैं, उन्हीं की कदर करना कम कर देते हैं। ये विडंबना ही तो है कि नदियों को भगवान माना, वो सूख रही, पेड़ों को भगवान माना, वो कम होते जा रहे, गाय को भगवान से ऊपर माना, वो भी धीरे धीरे घरों से गायब होती जा रही। किसान को अन्नदाता कहा, वो भी धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। सबसे ज्यादा सहमा सहमा है अगर कोई है इस समय, तो वो है पानी। वो पानी जिसके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। वही पानी आज डरा डरा है, गुस्सा गुस्सा है इस समय पानी, क्योंकि वो निरंतर कम होता जा रहा, धरती से लुप्त होता जा रहा है, गहरा और गहरा होता जा रहा है। और एक दिन जब हम इस पानी से ऐसे हाथ धो बैठेंगे कि हाथ धोने को भी पानी नहीं बचेगा, उस दिन हमसे सबसे पहले धरती पूछेगी कि तब कहां थे तुम जब नदी रो रही थी, तब कहां थे तुम जब झीलें तड़प रही थी, तब कहां थे तुम उस समय जब झरनों की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती जा रही थी, फिर भी वो बहते रहने का पूरा प्रयास कर रहे थे। क्यों तुमने ध्यान नहीं दिया जब बादलों ने घुमड़ना कम कर दिया था? उस समय हमारे पास न इन सवालों के जवाब होंगे और ना ही इस धरती के जीव इन सवालों का जवाब देने के लिए जिंदा रह पाएंगे, क्योंकि पानी को बनाया नहीं जा सकता, इसे सिर्फ बचाया जा सकता है। आइए इस अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी बचाएं। शायद इससे खूबसूरत उपहार उनके लिए और कुछ भी हो नहीं सकता। हर निवाले में जहर, हर फल में रसायन, दूध के हर घूंट में मिलावट और घर घर में बीमारियों का कहर। आइए इस धरती माता को रसायन मुक्त बनाने के लिए लड़ें, अपनी पीढ़ियों को एक पोषण युक्त भोजन देने के लिए आगे बढ़ें। आइए प्राकृतिक खेती पर बात करें, एक अखंड संवाद करें, थाली में बढ़ते जहर को रोकने के लिए। अखंड संवाद सुनील सुशीला शर्मा के साथ
Powered by Disha Organic and Science Tech Industries in association with भारतीय जैविक किसान उत्पादक संघ और अखिल भारतीय गौशाला सहयोग परिषद। रसायन कई तरह से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं। रासायनिक प्रदूषण से खाद्य श्रृंखला दूषित हो सकती है और इससे लोगों को बीमारियां हो सकती है। रासायनिक दुर्घटनाओं में भी लोगों को कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। रसायनों के कुछ दुष्प्रभाव। रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से भूमिगत जल और नदियों के पानी में नाइट्रेट का स्तर बढ़ता है। कीटनाशकों के इस्तेमाल से ल्यूकेमिया, लिम्फोमा के और कई तरह के कैंसर हो सकते हैं। रासायनिक प्रदूषण से खाद्य श्रृंखला दूषित हो सकती है। रासायनिक प्रदूषण से मानव आंत माइक्रोबायोम पर असर पड़ सकता है। रासायनिक प्रदूषण से प्रजनन क्षमता प्रभावित हो सकती है। रासायनिक प्रदूषण से तंत्रिका संबंधी विकार हो सकते हैं। रासायनिक प्रदूषण से पुरानी बीमारियां हो सकती हैं। रासायनिक दुर्घटनाओं में आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत और त्वचा में जलन जैसी समस्याएं हो सकती है। आइए इस रसायन से मुक्ति पाने के प्रयास करें। आपका भोजन ही आपका दुश्मन बन गया है। चमकीले फल और सब्जियां आपकी सेहत से खिलवाड़ कर रही है। आपका हर निवाला जहर की पुड़िया बन चुका है। आइए इस जहर से मुक्ति पाने के लिए युद्ध की शुरुआत करें। आने वाली पीढ़ियों के लिए एक रसायन मुक्त वातावरण का निर्माण करें। देश भर के किसानों, बुद्धिजीवियों और विशेषज्ञों से अखंड संवाद करें। देश का सबसे बड़ा राउंड द क्लॉक शो अखंड संवाद सुनील सुशीला शर्मा के साथ, पावर्ड बाय दिशा ऑर्गेनिक टेक्नो इंडस्ट्रीज इन एसोसिएशन विद भारतीय जैविक किसान उत्पादक संघ और अखिल भारतीय गौशाला सहयोग परिषद। केवल अपडेट इंडिया पर। हमारे देश का किसान जो हमेशा से एक अनसंग हीरो रहा है, क्योंकि रात के अंधेरों में की गई उसकी मेहनत शहर के चकाचौंध भरी दुनिया को नजर नहीं आती। और किसान जब उस रोशनी से भरे शहर की तरफ देखने की कोशिश करता है तो उसकी आंखें उस तेज रोशनी से चुंधिया जाती हैं। ऐसे में अपनी मेहनत से अपने खेतों की क्यारियों को लेबोरेटरी बनाकर किए गए किसानों के इनोवेशन खेतों में समाप्त हो जाते हैं। इन खेतों के वैज्ञानिकों को सेलिब्रिटी बनाने के उद्देश्य से सिटी बैंक और फोर्स मोटर्स जैसी कंपनियों में राजस्थान हेड के पद पर कार्य करने वाले सुनील सुशीला शर्मा ने अपनी कॉर्पोरेट सेक्टर मोटे पैकेज वाली नौकरी छोड़कर मीडिया में प्रवेश किया और शुरू किया राम राम सा नाम का एक ऐसा कार्यक्रम जिसका हीरो बना किसान। अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत किसान के नाम पर लिखी शायरियों से शुरू करने वाले सुनील सुशीला शर्मा का एकमात्र उद्देश्य रहा किसान को सेलिब्रिटी बनाना, उनके इनोवेशन को दुनिया के सामने लाना और प्राकृतिक खेती के लिए लोगों को जागरूक करना। और देखते ही देखते किसानों का यह कार्यक्रम किसान वर्ग में लोकप्रिय होता चला गया। राम राम सा के 150 एपिसोड पूरे होने पर इसी कार्यक्रम के बैनर तले भूमि पुत्र अवार्ड्स नाम का एक सम्मान समारोह है आयोजित किया गया, जिसमें किसानों को फिल्म फेयर अवार्ड्स की तरह सम्मानित किया गया। एक सेलिब्रिटी की तरह उन्हें मंच पर बुलाया गया। अलग अलग चैनल्स पर इस कार्यक्रम को प्रसारित करते हुए अब तक पूरे 480 एपिसोड पूरे किए जा चुके और अखंड संवाद इसी कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसके द्वारा दुनिया में अलख जगाने का प्रयास किया जा रहा कि केवल किसान ही नहीं बल्कि सरकार और आम आदमी भी रसायन मुक्त फल सब्जियों और अनाज के बजाय अब प्राकृतिक उत्पाद की मांग करें। यह आरंभ है प्रचंड, यह संवाद है अखंड। आइए प्रकृति पर।
नमस्कार। जी हाँ, एक बार फिर से अखंड संवाद में आप लोगों के साथ। जैसे कि मैंने कहा कि अखंड संवाद मतलब वो संवाद जो कि बीच में टूटे ना, वो संवाद जो कि बीच में रुके ना, वो संवाद जिसमें किसी तरह का कोई व्यवधान ना आए। जी हाँ, वही अखंड संवाद आज हम आप लोगों के साथ कर रहे हैं। अखंड संवाद इसलिए क्योंकि जो संवाद हम आज शुरू कर रहे हैं, इस संवाद को हम आगे भी लगातार जारी रखेंगे। आज का एक संवाद सिर्फ 24 घंटे के लिए है, परंतु क्योंकि प्रारंभ हमने प्रचंड किया है और संवाद हमने अखंड किया है, तो इस अखंड संवाद को हम लगातार जारी रखेंगे। 24 घंटे के बाद भी इस तरह के जो कार्यक्रम हैं, इन लोगों को हम लगातार जारी रखेंगे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार 450 एपिसोड राम राम सा के हमने किए और उनमें लगभग सब में यही विषय हम लेकर आए, कभी जैविक खेती के, कभी प्राकृतिक खेती के, और कभी जल संरक्षण के, और कभी गो संरक्षण के। जी हाँ, और अब हम आपका परिचय कराने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति से, एक ऐसी पर्सनालिटी से, एक ऐसे व्यक्तित्व से जो कि चेयरमैन है इंडियन इरिगेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के, डॉक्टर आरपी यादव, जो कि इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। यादव साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे स्टूडियो में, हमारे इस अखंड संवाद में। जो कि आपका एक बार और धन्यवाद इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि जिस दिन अखंड संवाद की दिमाग कॉन्सेप्ट में मेरे आया था, कॉन्सेप्ट जिस दिन दिमाग में आया था, उस दिन मैंने सबसे पहले आपसे बात की थी और आपने कहा था जी हाँ बिल्कुल ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसे शुरू कर दीजिए। क्या कहना चाहेंगे? सभी को नमस्कार और बहुत बहुत साधुवाद अपडेट इंडिया और सुनील जी आपको, जो इस यज्ञ की आपने शुरुआत की है और यज्ञ को अपने चरम पे लेके जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि किसान से जुड़ी समस्याओं की बात करने वाला आज इस जो भागदौड़ की ज़िंदगी है, ख़ासतौर से ये जो चैनल्स हैं, इसमें नहीं के बराबर है। क्योंकि उस समस्या से जुड़ा हुआ अगर विचार मंथन भी किया जाएगा तो कहीं न कहीं हमारे पॉलिसी मेकर्स, कहीं न कहीं उनके कोने में जो जगी हुई, जो सोई हुई उनकी आत्मा है, वो शायद जगे और शायद उनके लिए 1% भी काम करना शुरू हो जाएगा ना, तो जो हमारी व्यवस्था है, जो अर्थव्यवस्था का जो बहुत बड़ा भाग हमारा खेती और मजदूर या खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी समस्या का समाधान होगा, शायद हम लोग आगे कदम बढ़ा पाएं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही बात कही। आज का अखंड संवाद जो है, उस अखंड संवाद में हम लगातार सिर्फ 3 चीज़ों पर बात कर रहे हैं। पहला तो ये कि खाने में जो जहर बढ़ रहा है, उस जहर को कैसे कम किया जाए। गौ माता जो कि लगातार कम होती जा रही है, लुप्त होती जा रही है, जो कि हमारे हिंदुस्तान का प्राण है, उसे कैसे बचाया जाए। और जी हाँ, तीसरा विषय जो कि आपका विषय है, जिसे हम कहते हैं पानी, जिसे हम कहते हैं जल, जिसे हम कहते हैं तोय, जिसे हम कहते हैं नीर, वो जिस तरह से लगातार गहरा होता जा रहा है, लगातार हमारी पहुँच से दूर होता जा रहा है, उसे किस तरीके से बचाए। आपसे पहले बहुत अच्छे 2 एक्सपर्ट से हमारी बात हुई, जैसा कि आप देख रहे थे इस कार्यक्रम को। आप इसमें क्या नया ऐड करना चाहते हैं रघुनाथ जी? मैं थोड़ा सा इसको शुरू से थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर देता हूँ जी। राजस्थान प्रदेश एक खेतिहर प्रदेश है, जहाँ करीबन 182 लाख हेक्टेयर एरिया में हमारे यहाँ खेती होती है जी। और उसका करीबन 50% एरिया ऐसा है जिसमें हमारी सिंचाई की व्यवस्था है जी। गवर्नमेंट के उत्तरोत्तर उनके प्रयासों से हम लोग 50% तक तो ले आए जी। और उस 50% में भी भयावह स्थिति यह है कि हमारी 75% जो हमारी सिंचाई की व्यवस्था है वो हमारी भूजल पर निर्भर करती है जी। और जिस तरह से भूजल का दोहन किया जा रहा है हमारी सिंचाई व्यवस्थाओं या खेती कार्यों के लिए, वो चिंता का विषय हो गया। और करीब करीब 65% ब्लॉक्स हमारे या तो दोहित या अति दोहित श्रेणी में आ चुके हैं जी। तो स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। तो अगर जल संरक्षण के बारे में बात नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे या इस दिशा में कदम नहीं उठाएंगे तो बहुत देर हो चुकी होगी, जो आने वाली पीढ़ी को हम लोग क्या दे के जाएंगे जी। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है और हमको करना चाहिए। सरकारी प्रयास जारी है, लेकिन सरकारी प्रयास उतने हम कहें कि पहल उतनी बड़ी नहीं है जितनी कि हमारी समस्या है जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उस पहल को बढ़ाने के लिए सरकारी स्तर पे बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अभी भी किसानों को करीब करीब 25% एरिया जो हमारा सिंचित क्षेत्र है वो अभी सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों में अभी उसके लिए आच्छादित किया गया है जी। अभी भी 75% एरिया पड़ा हुआ है। इसका मतलब हुआ हमारे 75% जो भूजल की निर्भरता थी, वो निर्भरता को अगर कम करना है तो ये सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियां जहां 50 से 70% पानी की बचत करने में सक्षम है, वही एकमात्र हमारे पास उपाय है और कोई दूर दूर तक उपाय नजर नहीं आ रहा है जी।
जी सर, मैं आपको इस चीज़ पे तरफ लेके जा रहा हूँ। बहुत पहले जब हम छोटे थे और दूरदर्शन पे मूवीज आया करती थी, फिल्म आया करती थी, तो उस समय की एक फिल्म मुझे याद आ रही है जिसका नाम था थोड़ा सा रूमानी हो जाए। और उसमें एक व्यक्ति एक कस्बे में जहाँ बारिश नहीं हो रही होती, वहाँ एक आदमी पहुँचता है जो अपना नाम बताता है, दृष्टधूम, पद्मनाभ, नीलकंठ, धूमकेतु, प्रजापति।